बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ थी। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला था। कुछ मेरी मसरूफ़ियत मेरे वालिदैन की वजह से भी थी। मेरे माँ बाप उम्रा पर जा रहे थे। मैं शादीशुदा थी। वालिदैन से मिलने के लिए मुझे शहर के दूसरे हिस्से में जाना पड़ता। रमज़ानुल मुबारक से एक रात पहले उनकी रवानगी तय थी। मेरे शोहर ने साफ कह दिया कि सहरी में रोज़ा रखना होगा। मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलने नहीं जाऊंगा, वो वापस आएंगे तो मिल लूंगा। मैं खामोश हो गई। मेरे शोहर का मिजाज ऐसा ही था। उसे मेरे घर वालों में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। मैं अकेली घर वालों से मिलने चली गई। वहाँ मेरे माँ बाप परेशान बैठे थे। मैंने पूछा तो बोले हमारी रवानगी आज है और तुम्हारी छोटी बहन का मसला है, उसे कहाँ भेजे, घर पर अकेली भी नहीं रह सकती। वो मुश्किल 16 बरस की थी। माँ बाप के जाने के बाद घर में कोई न रहता। मैं भी परेशान होगी। मेरा बड़ा भाई दूसरे शहर में रहता था। उम्रे पर जाने की तैयारियां करते हुए वालिदैन ने यही सोचा था कि छोटी बहन को बड़े भाई के घर छोड़ देंगे, मगर बड़े भाई ने सुना तो ऐन वक्त पर मना कर दिया और बोला कि मेरी बहन को भी घर नहीं ले जा सकता। उसने माजरत की कि मेरे घर में बीवी के भाइयों की आमद होती रहती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी जवान बहन घर पर बैठी अनजान लड़कों से मिले या उनकी मेहमान नवाजियां करती फिरे। भाई की बात भी अपनी जगह ठीक थी, मगर अब मेरे वालिदैन परेशान हो गए थे। उसी रोज़ उनकी रवानगी थी। कम वक्त में रिहाइश का कहाँ इंतज़ाम करते। मेरे घर में जगह बहुत थी, मगर मेरा शोहर ठीक इंसान नहीं था। मेरा शोहर बेबाक शख्स था। हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता। उसकी उल्टी सीधी हरकतें मेरी बहन पर गलत असर भी डाल सकती थी, मगर उस वक्त अपने माँ बाप की परेशानी पर मैं रह नहीं सकी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, मैं छोटी बहन को अपने साथ ले जाती हूँ। मेरे माँ बाप मेरी ऑफर पर हिचकिचाने लगे। सब जानते थे मेरे शोहर का मिजाज हर वक्त ख़राब रहता था। वो था भी नज़रबाज इंसान, मगर मैं इतना तो जानती थी कि रमज़ान के महीने में मेरा शोहर शर्म लिहाज रखता था और मुझे भी ज़्यादा तंग नहीं करता था। मैंने अपने वालिदैन को भी इत्मीनान दिलाया कि मैं छोटी बहन का ख्याल रखूंगी। मेरे वालिदैन को खौफ था कि मेरा शोहर बुरा ना मान जाए। वो तो अपने माँ बाप के साथ भी रहना पसंद नहीं करता था। डर तो मुझे भी यही था। मेरे शोहर के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता था। हमारे घर पहुंचने पर मेरी बहन को देखकर तमाशा खड़ा कर देता। वो बददिमाग था, कब किस बात पर उसका मिजाज ख़राब हो जाता पता नहीं चलता था। मगर मैं अपने भाई की तरह माँ बाप की फ़िक्र में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने डरते डरते शोहर को फ़ोन करके बताया कि छोटी बहन अकेली है, उसको अपने घर लाना चाहती हूँ। मेरी तवक्को के बरक्स वो फ़ौरन मान गया और खुशदिली से बोला कि इसमें तो कोई बात ही नहीं, हम भी घर वाले हैं, अपनी बहन को हमारे घर ले आओ। रमज़ान के महीने में कहाँ रहेगी, रोज़े भी रखने होंगे। मैं शोहर की इतनी मेहरबानी पर ही मुतमिन होगी। अपने माँ बाप को इत्मीनान दिलाया तो वो भी खुश हो गए। उसी रात मैंने माँ बाप को उम्रे पर रवाना किया और ख़ुद अपनी बहन को घर ले आई। मेरी बहन घबराई हुई थी। बोली, आपके मियाँ तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, इतनी अजीब नज़रों से घूरते हैं। मजबूरी ना होती तो कभी आपके घर ना आती। मुझे बहन की साफ गोई पर बहुत गुस्सा आया। मैं अपने शोहर की मेहरबानी से महरूब थी। मैंने बहन से कहा, शर्म करो, वो भी बड़े भाई हैं। हमारे सगे भाई ने तो साफ इनकार कर दिया। हालांकि मेरा भाई चाहता तो अपने ससुराली रिश्तेदारों को कुछ दिन के लिए मना कर देता। मैंने बहन को शर्म दिलाई कि सगे भाई से अच्छा तो उसका बहनोई है, जिसको सब बुरा समझते रहे। मेरी बहन खामोश हो गई। शायद उसे भी मेरी बातों से एहसास हो गया था। घर पहुंचे तो मेरा शोहर हमारा ही मुंतजिर बैठा था। गर्म जोशी से मेरी बहन को मिला और बोला कि यहाँ इत्मीनान से रहना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। मैं शोहर के रवैये पर हैरान हुई थी। मैं तो समझ रही थी शोहर मुंह बना लेगा, मगर वो तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी बहन का ख्याल रख रहा था। मैं खुश हो गई कि मेरा शोहर इतना लिहाज तो कर रहा था कि मजबूरी में मेरे साथ देने लगा। मेरी बहन भी शर्मिंदा सी बैठी हुई थी। यकीनन कुछ वक्त पहले बोले जाने वाले अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हो रही थी। मैं मुतमिन हो गई और हम इत्मीनान से रोज़े रखने लगे। सहरी और अफ्तारी में मेरी बहन भी मेरा हाथ बटाती थी। हैरान तो मैं तब हुई जो मेरा शोहर भी हमारा हाथ बटाने किचन में चला आता। मेरी शादी के बाद वो चौथा रमज़ान था। मैं रोज़ा रखकर अकेली अफ्तारी की तैयारी करती थी और सहरी भी अकेले बनाकर शोहर को जगाती थी। मेरा शोहर कभी हिलकर पानी तक नहीं पीता था, मगर तब मेरी हैरत पर बोला कि अच्छा नहीं लगता, तुम अपनी छोटी बहन से काम करवाती हो, वो मेहमान है यहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, उसे अब रमज़ानुल मुबारक में हमारे घर रहना है, वो थोड़ा बहुत काम करवा लिया करेगी तो इसमें कोई मसला नहीं। मुझे अपने शोहर की इतनी मेहमान नवाजी की बिल्कुल तवक्को नहीं थी, मगर मुझे खुशी भी हो रही थी कि वो मेरी बहन का इतना ख्याल रख रहा था। मेरी बहन मेरे साथ काम करवाती तो मेरा शोहर भी किचन में आ जाता और हमारा हाथ बटाने लगता। कुछ दिन तो हमारे सुकून से गुजर गए और मैं मुतमिन रही।
मगर फिर मेरे शोहर का रवैया कुछ बदलने लगा। वो मेरी छोटी बहन के इर्द गिर्द चकराता रहता। काम के दौरान भी वो सिर्फ मेरी बहन की मदद करवाता। मुझे ये बात महसूस तो हुई, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बात करने पर मेरा शोहर मुझे तंग नज़र समझे। मगर मेरे शोहर का तो मेरी बहन के साथ मिजाज कुछ ज़्यादा अजीब होने लगा। वो किचन में सारा वक्त मेरी बहन के करीब खड़ा रहता। कभी मेरी बहन बर्तन रख रही होती तो उससे बर्तन लेते हुए उसके हाथ पकड़ लेता। मेरी बहन उसकी हरकतों से तंग होती थी, मगर वो मेरी वजह से खामोश रही। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा शोहर वैसे भी आज़ाद माहौल का था, उसकी तबीयत में बेबाकी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मगर मेरी गलती थी। मैं अपनी बहन को अपनी जिम्मेदारी पर लाई थी, तो मुझे इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए था। एक रोज़ मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं रोज़े से थी, काम नहीं कर पाई। मेरी बहन ने मुझे आराम करने का कहा और ख़ुद सालन बनाने लगी। मैं कमरे में जा चुकी थी, मगर मेरा शोहर किचन में उसके साथ ही खड़ा रहा। वो बार बार उसके करीब होता और बहाने से उसे छूने लगा। मेरी बहन तंग हुई तो मेरे पास आई और बोली कि आप किचन में ही बैठ जाएं और छोटा मोटा काम बैठकर करवाती रहें, इस बहाने जल्दी काम ख़त्म होगा। मेरी बहन का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं बददिली से उठकर उसके साथ चली गई। मुझे लगा कि वो तन्हाई का शिकार हो रही है, इसलिए सिर्फ मेरे साथ बातें करने के लिए मुझे बुला रही है। मैं किचन में गई तो मेरा शोहर चौंक गया और मुझे देखकर वहाँ से चला गया। मैं अपनी बहन से बातें करते हुए फ़ख्र से अपने शोहर की तारीफ़ें करने लगी तो मेरी बहन ने अजीब सा जुमला बोला। वो कहने लगी कि भाई मेहमान नवाज बहुत है, मगर इतना छिछोड़ापन भी अच्छा नहीं होता। वो मेरे सगे भाई नहीं है, मगर हर वक्त मेरी तारीफ़ करते रहते हैं। मेरी बहन ने नागवार लहजे में बात की तो मैं ठिठक गई। मैंने घबराकर अपनी बहन से पूछा कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है। मुझे परेशानी होने लगी थी, मगर मेरी बहन फ़ौरन बात बदल गई और बोली कि मेरा मतलब बस इतना ही था कि आपका शोहर अपनी बीवी को छोड़कर मेरे बनाए खानों की तारीफ़ें करता है, तो आपको यकीनन जलन का एहसास होता होगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी बहन पर नाराज़ होने लगी और बोली कि तुम मेरी छोटी बहन और मेरा शोहर मेरी वजह से तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है। अपनी छोटी बहन की तारीफ सुनने से मुझे कोई जलन महसूस नहीं होती। मेरी बात के जवाब में मेरी बहन अजीब से लहजे में बड़बड़ाई कि इससे तो अच्छा था कि आपको जलन होनी चाहिए थी, ताकि आप अपने शोहर को हद में रखती। मैंने अपनी बहन की बड़बड़ाहट सुनी, लेकिन ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उस वक्त मेरे सर में शदीद दर्द था और रोज़े से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं कोई भी बात समझ नहीं पाई। रात को खाना खाते हुए मेरा शोहर अचानक बोला कि आज का खाना बहुत अच्छा बना हुआ है, रोज़े में तुम्हारी छोटी बहन ने इतनी मेहनत की है, इसका इनाम तो बनता है। इतना बोलकर मेरा शोहर उठा और पैसे निकाल कर मेरी बहन को पकड़ाए। मेरी बहन ने इनकार कर दिया, बोली कि खाना बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत पहले से घर में अम्मी का हाथ बटाती हूँ, इसलिए आज खाना बना दिया। बराए मेहरबानी ये पैसे अपने पास रखिए। मुझे बहन का रवैया बहुत अजीब लगा, मगर मेरे शोहर ने उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना और हंसते हुए ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ में पैसे पकड़ाए और उसका हाथ दबाकर बोला, इनाम देना मेरा फ़र्ज़ है। मैं खुश हो रही थी कि वो मेरी बहन का इतना ख्याल रख रहा है। मेरा शोहर मेरी बहन को शाबाश देने के बहाने उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे अपने करीब कर गया था। वो मेरे सामने नज़ेबा हरकत कर रहा था और मैं खुशफहमी में मुब्तला हो रही थी कि वो मेरी बहन को अपनी छोटी बहन समझता है। वो हमेशा मेरी बहन का जिक्र ऐसे करता था जैसे किसी नादान बच्ची का जिक्र कर रहा हो, मगर जब से मेरी बहन हमारे घर में रहने आई थी उसका रवैया बदल चुका था। मैं ये सब महसूस नहीं कर पाई, मगर मेरी बहन झटके से मेरे शोहर से दूर हुई और बोली कि सुबह सहरी के वक्त उठना होता है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने भी अपनी बहन को प्यार से कहा कि तुम जाकर आराम करो, बाकी काम मैं खुद समेट लूँगी। मुझे उसके चेहरे पर थकन महसूस हो रही थी। मेरा शोहर इत्मीनान से बैठकर खाना खाने लगा और मैं जाकर किचन समेटने लगी। अगली सुबह सहरी के वक्त भी बहन किचन में नहीं आई तो मैं परेशान हो गई और जाकर कमरे में देखा वो अपने कमरे में कुरान पढ़ रही थी। मेरे जाने पर बोली कि आज मेरा काम करवाने का मूड नहीं है, इसलिए मैं किचन में नहीं आना चाहती। खाना बन जाए तो मुझे दे देना। मैंने अपनी बहन को कुरान पढ़ने का कहा और ख़ुद चली गई। मुझे अफसोस हुआ कि एक रोज़ पहले मेरी तबीयत ख़राब होने पर उसने सारा काम संभाला था, तो वो यकीनन थक गई होगी। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे शोहर की वजह से किचन में आने से परहेज़ कर रही थी। मेरा शोहर किचन में आया तो मेरी बहन की गैर मौजूदगी पर चौंक गया और फिक्रमंदी से बोला कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है। मैंने अपने शोहर को भी बताया कि वो कल काम करके थक गई, इसलिए आज सहरी बनवाने नहीं आई। छोटी सी बात थी, मगर मेरा शोहर फिक्रमंद होने लगा। वो बोला कि तुम्हारी बहन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसे घर लाई हो तो उसका ख्याल रखा करो। अच्छा नहीं लगता कि तुम उससे सारा काम करवाती हो, वो भी छोटी बच्ची है। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कोई बड़ा भाई फिक्र कर रहा हो। मुझे अपने शोहर का जिम्मेदाराना अंदाज अच्छा लगा था। मैं दिल में सोच रही थी
کہ میرے شوہر نے میری بہن کو بڑے بھائی والی کمی پوری کر دی۔ ہمارا بھائی تو شادی کے بعد الگ ہو گیا تھا اور کبھی کبھی بچوں کے ساتھ آ کر ہمیں سرسری سا مل لیتا تھا۔ اس نے ہماری ذمہ داریوں سے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے۔ تب سے ہم دونوں بہنیں بڑے بھائی کی حسرت دل میں رکھنے لگی۔ مجھے بڑے بھائی کی شفقت اور پیار کبھی نہیں ملا، مگر اب مجھے یہ لگنے لگا کہ میرا شوہر میری چھوٹی بہن کی وہ کمی پوری کر رہا تھا۔ میرا شوہر پریشانی سے میری بہن کے کمرے میں گیا۔ کچھ دیر بعد اچانک میری بہن تیز قدموں سے چلتی کچن میں آئی۔ میں نے کہا کہ میں کھانا لانے والی تھی۔ وہ بولی کہ میں نے بتا دیا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، تو بھائی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تھک گئی ہوں، انہیں میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بہن کی بات پر مجھے حیرت ہوئی۔ میری حیرت پر بولی کہ آپ کا شوہر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگا کہ کہیں میری طبیعت خراب نہ ہو۔ میں بہن کو وضاحت دینے لگی کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، فکر مند ہو رہا تھا، اسے اچھا نہیں لگا کہ میں نے تم سے سارا کام کروایا، وہ اس لیے فکر کر رہا تھا۔ مگر میری بہن سورج چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میری بہن کو اگر میرے شوہر کا یوں چھونا اچھا نہیں لگتا تو میں اپنے شوہر کو منع کروں گی۔ میری بہن کا قصور بھی نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ایسا مزاج رکھتی تھی، ہمارے خاندان کے لڑکوں سے بھی فری نہیں ہوتی تھی۔ اپنی بہن کو سحری کرواتے ہوئے میں نے اسے بڑی مشکل سے منایا تو وہ بولی کہ اپنے شوہر سے بولیں کہ مجھے ہاتھ نہ لگایا کرے، وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میرا شوہر آئندہ اس کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ سحری کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بھی سمجھایا اور اسے بولی کہ میری چھوٹی بہن کو یہ سب اچھا نہیں لگتا، وہ کبھی ہمارے سگے بھائی کے ساتھ بھی فری نہیں ہوئی، اس لیے اس کے قریب مت جایا کرو، نہ ہی اسے چھوا کرو۔ مجھے ڈر تھا کہ میری بات پر میرے شوہر کو غصہ نہ آ جائے، اس لیے میں نے مناسب الفاظ میں شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرا شوہر ہنستے ہوئے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں احتیاط کروں گا، وہ تو بچی ہے، اسے اتنی سی بات بری لگ گئی، میں اس سے کتنا بڑا ہوں، نہ جانے کیوں میں اسے اچھا نہیں لگتا۔ وہ مجھے جتا کر بولا کہ شاید تم نے ہی میرے بارے میں اپنے گھر والوں کو ایسی باتیں کی کہ تمہاری بہن جس دن سے آئی ہے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھے پسند نہیں کرتی، حالانکہ میں اس کا بہت خیال رکھ رہا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی بات پر گھبرا گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہ پہلے روز سے میری بہن کا بہت خیال رکھ رہا تھا، مگر میری بہن کا رویہ اس کے ساتھ بہت عجیب سا تھا۔ مجھے بھی محسوس ہوا کہ شاید یہ سب میری وجہ سے تھا۔ میں اکثر اپنے شوہر کا ذکر گھر میں اچھے الفاظ میں نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو وضاحت دی اور اسے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں خود اس کی شکر گزار ہوں کہ اتنا خیال رکھ رہا ہے، مگر میری بہن کا مزاج مجھ سے کچھ الگ ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادہ فری ہونا پسند نہیں کرتی۔ میرا شوہر میری وضاحت پر سر جھٹک کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دو روز سکون سے گزر گئے۔ میرے شوہر نے میری بہن کو چھونے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی وہ اس کے قریب گیا۔ میری بہن بھی مطمئن ہوگی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ لگ چکا تھا۔ میرے والدین فون پر جب بھی بات کرتے میں انہیں یہی تسلی دے رہی تھی کہ گھر میں سب ٹھیک ہے۔ میرا شوہر میری بہن سے کھینچا کھینچا رہنے لگا اور میری بہن اس بات سے مطمئن تھی۔ میرا وقت بھی بہت اچھا گزر رہا تھا، پورا دن ہم بہنیں مل کر کام کاج کرتی اور باتیں بھی کرتی تھی۔ میری شادی پر میری بہن بہت چھوٹی اور لاپرواہ بچی تھی، اس لیے میرا اپنی بہن کے ساتھ باتیں کرنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ ایک روز میری بہن نے مجھے پریشانی سے کہا کہ اس کے سب کپڑے میلے ہو چکے ہیں۔ وہ بولی ہمیں مشین لگانی چاہیے تاکہ کپڑے دھو سکیں۔ میرا اب کوئی بھی سوٹ نہیں بچا اور میں کپڑے بدلنے کا سوچ رہی تھی۔ اس روز سخت دھوپ تھی، میں روزے کی حالت میں اتنی دھوپ میں مشین نہیں لگا سکتی تھی۔ میری بہن بھی چھوٹی تھی، میں اسے یہ کام نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ابھی تم میرا کوئی سوٹ پہن لو۔ وہ مان گئی اور میرا ایک سوٹ لے کر نہانے چلی گئی۔ واپس آئی تو منہ بنا کر بولی کہ آپ کے کپڑے مجھے اتنے تنگ ہو رہے ہیں۔ میری بہن میری نسبت دراز قد اور صحت مند تھی، اس کا حسن میرے اس خوبصورت سرخ لباس میں اجاگر ہو رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے تسلی دی کہ گھر میں پہننے کے لیے فی الحال گزارا کر لو، اگر کل موسم اچھا ہوا تو ہم مشین لگا لیں گے۔ میری بہن ساری لا گئی۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی، اس کی رنگت بہت شفاف تھی اور کچھ اس کے چہرے کا بول پن اسے نمایاں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ سادہ اور ہلکے رنگوں کا لباس پہنتی تھی، مگر اس روز میرا شوخ رنگ کا لباس پہن کر وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں نے دل میں اپنی بہن کی نظر اتاری تھی۔ میرا شوہر گھر آیا تو میری بہن کو دیکھ کر ٹھٹک گیا، مگر پھر نظر انداز کر گیا، جیسے اس نے میری بہن کو دیکھا ہی نہ ہو۔ میری بہن مطمئن کھڑی تھی۔ شام کے وقت ہم کچن میں افطاری کی تیاری کر رہے تھے جب میرے موبائل پر کسی کی کال آئی۔ میں کچن سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد میں کچن میں لوٹی تو میری بہن غصے میں کھڑی تھی، میرا شوہر بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے دونوں کو گھبرا کر دیکھا کہ جانے پھر کیا ہو گیا۔ میری بہن نے ایک ناراض نظر مجھ پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے شوہر نے لاپرواہی سے کہا تمہاری بہن نے تمہارے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں سمجھا کہ تم ہو۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ تمہاری بہن اس بات کا اتنا برا مان گئی، حالانکہ میں نے دور ہو کر اس سے معذرت بھی کی۔ مجھے اپنے شوہر کی حرکت پہلی بار ناگوار لگی تھی۔ میں اسے جتاتے ہوئے کہا کہ وہ گھر آ کر دیکھ چکا تھا کہ وہ لباس میری بہن نے پہن رکھا ہے اور میری بہن
दराज कद थी। उसे ये गलत फहमी न जाने कैसे हो गई। मेरा शोहर मेरे जुमले पर गुस्सा हो गया और बोला कि तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझकर वो हरकत की। वो बोला कि मैं उसका बहनोई हूँ। मुझे भी शर्मिंदगी हुई। मैं तो समझा कि मेरी बीवी खड़ी है, तुम्हारी बहन के दरवाजे की तरफ पूछती थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मुझे गलत फहमी हो गई। इस बात को इतना सर पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? एक छोटी सी गलती का तुम दोनों बहनों ने इतना बतंगर बना लिया। उसके गुस्सा करने पर मुझे गलती का एहसास हुआ। मैंने जल्दी से माजरत की। मैं डर गई कि मेरे शोहर का मूड मेरी बात से ख़राब ना हो। मुझे खौफ था कि वो मेरी बहन के साथ अपना रवैया बदल लेगा। अभी मेरे माँ बाप को वापस आने में हफ्ता बाकी था। अगर मेरे शोहर का मिजाज बिगड़ जाता तो मेरी बहन के लिए हमारे घर में रहना मुश्किल हो जाता। मैं अपने शोहर को राज़ी करने लगी। वो मुंह बिगाड़ कर चला गया। उस शाम मेरी बहन ने हमारे साथ बैठकर इफ्तारी करने से इनकार कर दिया। मेरे शोहर ने मुझे जिताती नज़रों से देखा तो मैं खामखा शर्मिंदा हो गई और झूठी वजाहत देने लगी कि शायद वो थकी हुई होगी। मेरे शोहर ने परवाह नहीं की। मैं इफ्तारी का सामान लेकर अपनी बहन के कमरे में गई और उससे भी माजरत करते हुए मैं बोली कि मेरा शोहर भी तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका ये मकसद नहीं था, उसने गलती से वो हरकत कर डाली। वो तुम्हें पहचाना नहीं क्योंकि तुमने मेरे लिबास पहना हुआ था। मेरी वजाहत पर मेरी बहन ने मुझे निहायत नाराज़गी से देखा। मैं घबरा गई। मेरी बहन बोली, आपका शोहर अच्छे से जानता था कि उस वक्त मैं किचन में खड़ी थी। उसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की है कि मैं बता नहीं सकती। वो बाप को अधूरी बात बता रहा है और मुझे यकीन है उसने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं अपनी बहन की बात पर शर्मिंदगी से चुप हो गई। मेरी बहन को यकीन नहीं था मगर मुझे तब अपने शोहर पर यकीन था। मुझे भी यही लगने लगा कि वो मेरी बहन को पहचान नहीं पाया। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरा शोहर मेरी छोटी बहन के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा। मगर मैं घबरा गई थी कि गलत फहमी में न जाने मेरे शोहर बहन के साथ क्या हरकत कर चुका था। वह मुझे वाज़े बताने की बजाय बोली कि आपका शोहर मेरे साथ जानबूझकर नाजेबा हरकत कर रहा है, ऐसा रहा तो कभी लिहाज बुला दूंगी। मैं अपनी बहन का गुस्सा कम करने के लिए उसे मनाने लगी और समझाया कि हमारे वालिदैन के वापस आने पर उसने अपने घर चले जाना है, दोबारा वो कभी मेरे घर नहीं आएगी, तो चंद दिन गुजारा करे। मेरी बहन मेरी इस बात पर खामोश हो गई। मैंने शुक्र का सांस भरा। मुझे डर था कि मेरी बहन की बातें सुनकर मेरा शोहर उसी वक्त उसे पकड़कर घर से निकाल देता। मेरी बहन तो इस घर में मेहमान थी मगर मुझे सारी ज़िंदगी वहाँ रहना था। अगर मेरे शोहर के कानों में कोई ऐसी वैसी बात पड़ जाती तो सारी ज़िंदगी मुझे इस बात के ताने देता रहता कि मैंने तुम्हारी बहन का ख्याल रखा और तुम लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। मुझे अपने शोहर पर यकीन था इसलिए मैं मुतमिन रही। मैंने अपनी बहन को चुप करवाया और दिल में सोच लिया कि अगले रोज़ चाहे जैसा भी मौसम होगा मैं कपड़े धो दूंगी ताकि मेरी बहन अपने कपड़े पहना करे। मैं मज़ीद ऐसी कोई भी गलत फहमी नहीं चाहती थी जिसमें मेरी बहन के साथ मेरा शोहर कोई नज़ेबा हरकत करता। मगर मुझे होशियार रहने और एहतियात करने का दोबारा मौका ही नहीं मिला और मेरे शोहर ने अगले रोज़ सहरी के बाद ऐसी हरकत कर डाली जो मेरा मान तोड़ गई थी और मुझे ज़मीन में गाड़ गई थी। अगले रोज़ सहरी के वक्त मेरी बहन किचन में नहीं आई। मैंने भी नहीं हिलाया और मेरे शोहर ने भी उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। मैं मुतमिन होगी। मैं चाहती थी कि मेरा शोहर और मेरी बहन वो आखिरी चंद रोज़ एक दूसरे का सामना ना ही करें तो बेहतर था। मेरी बहन भी गुस्से की तेज़ थी और मेरा शोहर भी हर बात पर गुस्सा हो जाता था। दरमियान में मैं पिस कर रह जाती। मैंने जल्दी से सहरी बनाई और अपने शोहर को सहरी देकर बहन के लिए उसके कमरे में खाना ले गई। वो भी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर खामोशी से बोली कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आप अकेली मेरे लिए सहरी बनाती हैं और मुझे कमरे में दे जाती हैं। मगर मैं आज भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी इसलिए किचन में नहीं आई। मैंने अपनी बहन की शर्मिंदगी पर उसे प्यार से तसल्ली दी और कहा कि कोई बात नहीं, तुम अभी बहुत छोटी हो मगर मेरे घर आकर तुमने मेरा बहुत हाथ बटाया है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मज़ीद काम ना करो। वैसे भी तुम चंद दिन आराम करो क्योंकि अम्मी अब्बू के आने के बाद तो वैसे भी तुम्हें घर में ढेर सारा काम अकेले करना पड़ेगा। वालिदैन के जिक्र पर मेरी बहन का मुंह उतर गया और वो उदासी से बोली कि वालिदैन के घर से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं अम्मी अब्बू को बहुत याद कर रही हूँ और ये मेरा रब भी जानता है कि मैं कैसे उनके बगैर यहाँ रह रही हूँ। मैं अपनी बहन की बात पर शर्मिंदा हुई और कहा, क्या तुम्हें मेरे घर में अच्छा नहीं लग रहा? मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ और बड़ी बहन भी तो माँ जैसी होती है। मेरी बहन फीका सा हंसकर बोली कि बड़ी बहन बेशक माँ जैसी होती है मगर बहनोई कभी बाप नहीं बन सकता। मैं अपनी बहन के मुंह से ऐसा जुमला सुनकर खामोश हो गई। वो फिर से मेरे शोहर के लिए नागवारी जाहिर कर रही थी। मैंने उसे जल्दी खाना खाने का कहा और ख़ुद किचन में चली गई। मैंने शोहर के साथ सहरी की अजानें हुई तो मेरा शोहर मस्जिद चला गया। मैं भी किचन समेट कर नमाज़ पढ़ने चली गई। नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो मेरा शोहर अभी तक नहीं लौटा था। मैं थकी हुई थी
اس لیے بستر پر لیٹ گئی۔ میری آنکھ لگ گئی، مگر کچھ دیر بعد میری آنکھ ہلکی آوازوں پر کھلی۔ میں چونک کر جاگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ساتھ والے کمرے میں میری بہن کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے کمرے میں گئی، مگر دروازے پر ہی پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ سامنے میرا شوہر میری بہن کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری بہن چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا رہا تھا۔ گونگا کی آوازوں پر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ میں چیل کی طرح اپنے شوہر پر جھپٹی اور اسے دھکا دے کر دور کیا۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر بوکھلا گیا، جبکہ میری بہن بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ میں غم سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس نے روزے کا بھی احترام نہیں کیا تھا۔ اگر میں نہ جاگتی تو شاید وہ میری بہن کے ساتھ حد پار کر لیتا۔ مجھے تب احساس ہوا کہ میری بہن سچ کہتی تھی۔ وہ کم عمر تھی، مگر اتنی ناسمجھ نہیں تھی۔ وہ مجھے اشارے دیتی رہی، مگر مجھے اپنے شوہر پر کچھ زیادہ یقین تھا۔ میری بہن مجبور تھی، اسے میرے پاس رہنا تھا، اور وہ بھی جان چکی تھی کہ میں اپنے شوہر پر زیادہ یقین رکھتی ہوں، اس لیے وہ مجھے صاف الفاظ میں کبھی نہیں بتا پائی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو آگے بڑھ کر سینے سے لگایا اور خود بھی خوف سے رو پڑی۔ میرا شوہر وضاحت دینے لگا کہ تمہاری بہن سحری کرنے نہیں آئی، تو میں فکر مند ہو گیا۔ میں تو صرف اسے چیک کرنے آیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب نہ ہو، مگر یہ گھبرا گئی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ وہ لاپرواہی سے بولا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جو تم دونوں بہنیں سمجھ رہی ہو۔ میں واقعی سے پوچھنے آیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور بولی کہ پہلے دن سے اس کی نیت میری بہن پر خراب ہو گئی تھی۔ وہ تھا ہی نظر باز اور کم ظرف انسان جو اپنی سگی بہن اور ماں کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور اکیلے رہنا پسند کرتا تھا، لیکن میری بہن کے لیے دل سے استقبال کر رہا تھا۔ میری بات پر وہ بھڑک گیا اور ہم دونوں کو لان تان کرنے لگا۔ بولا کہ تم دونوں بہنیں ڈرامے کرتی ہو۔ میں طبیعت پوچھنے آیا تھا۔ تمہاری بہن چیخنے لگی۔ اگر اتنا عزت کا خیال تھا تو بھائی کے گھر جاتی، میرے گھر کیوں آئی؟ ماں باپ بھی جوان بیٹی کو چھوڑ کر عمرہ کرنے چل پڑے۔ میرا شوہر باتیں سناتا وہاں سے چلا گیا اور میں بہن کو سنبھال کر والدین کے گھر لے گئی۔ میری بہن بیمار ہو گئی اور میں شوہر کی باتیں سوچنے لگی۔ اس نے سچ ہی کہا تھا، وہ تو تھا ہی بد کردار، مگر میری بہن اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ گھر میں جوان کماری بیٹیاں ہوں تو ماں باپ کو حج عمرہ پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر میری بہن کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میرے ماں باپ ساری عمر اس عمرے پر پچھتاتے رہ جاتے۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو ایسی سچی اور سبق آموز کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔